हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। माई सेल्फ अनु कुशवाहा। तो टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर के एक नए यूनिट वेव एंड ऑसिलेशन के लेक्चर नंबर 1 में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बिल्कुल नया यूनिट नंबर 3 वेव एंड ऑसिलेशन। इससे पहले 2 यूनिट कंप्लीट हो चुका है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर, और दोनों यूनिट का बिल्कुल सेपरेट प्लेलिस्ट है। मैकेनिक्स के लिए अलग प्लेलिस्ट है, 30 लेक्चर्स अपलोडेड हैं, और थर्मल फिजिक्स का अलग प्लेलिस्ट है जिसके लिए 14 लेक्चर्स अपलोडेड हैं। और ये जो यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं वेव एंड ऑसिलेशन, इसको आप देखिए कि ये वेटेज के हिसाब से सबसे कम वेटेज का और सबसे छोटा यूनिट है। टोटल 6 यूनिट हैं आपके सिलेबस में, आपको पता होगा, आप लोग सिलेबस देखे होंगे। मैकेनिक्स, और सेकेंड है आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ठीक। और उसके बाद है मॉडर्न फिजिक्स। ये देखिए वेटेज के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम बता रहे हैं, ठीक। इसके बाद है आपका थर्मल फिजिक्स है जो हम पढ़ा चुके हैं। उसके बाद ऑप्टिक्स, माय फेवरेट, और लास्ट है वेव एंड ऑसिलेशन जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं, 30 लेक्चर्स। ये यूनिट कंप्लीट हो गया, 14 लेक्चर्स, और ये यूनिट आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जितने साइज का, जितने लेंथ का ये यूनिट है, तो ये 10 से कम लेक्चर में ही ये यूनिट आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका ये यूनिट कंप्लीट हो जाता है तो आपके सिलेबस का 50% प्रॉपरली कवर हो जाएगा, विथ थियरी, विथ प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स। इसके बाद फिर जैसा आप लोग सजेस्ट करेंगे नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में हम वेव एंड ऑसिलेशन का ये जो सबसे पहला लेक्चर है, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करेंगे, यानी इसके अलावा कोई भी दूसरा टॉपिक टच नहीं करेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंतर्गत जितने भी ये सारे टॉपिक यहाँ पर हमने मेंशन किए हुए हैं, ये सब कुछ डिस्कस होगा। कुछ पॉइंट्स और रह जाएंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के, जैसे कि डैम्प्ड ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन, रेजोनेंस, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। तो ये सारी डिफिनीशन नेक्स्ट लेक्चर में, और इन टॉपिक्स पर बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उनके साथ में, ठीक है। तो ये डिफिनीशन, ये थियरी ही, जिसमें ये सारे टॉपिक डिस्कस करते करते ही लेक्चर काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो पूरा सिंपल हार्मोनिक मोशन का वो पार्ट जो है वो एक लेक्चर में अगर कवर करेंगे तो 1.5 से 2 घंटे का लेक्चर होगा, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। मुझे पता है कि लेंदी लेक्चर्स आपको परेशान करते हैं, तो इस वजह से आज की क्लास में सिर्फ इतना पार्ट कवर करते हैं, और इसका जो रेस्ट पार्ट होगा उसको नेक्स्ट लेक्चर में विथ न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। और आशा करते हैं कि ये लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे होंगे और आपकी तैयारी में आपको एक उचित दिशा दे पा रहे होंगे। किसी भी तरह का आपको सुझाव देना है या कुछ भी आपको कहना है लेक्चर्स के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिएगा। समय मिलते ही हम उस क्वेश्चन का, आपकी उस समस्या का, उस प्रॉब्लम का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन। सबसे पहले बात करेंगे पीरियोडिक मोशन के बारे में। व्हाट इज मीन्ड बाय पीरियोडिक मोशन, और स्पेशली फॉर प्रबल प्रताप सिंह जी, आपके लिए ये हिंदी में अभी तो फिलहाल याद है आवर्ती गति। बीच में ये कब हमको भूल जाता है हमको खुद ही नहीं पता चलता है, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ में लिया जाए, बट कभी कभी क्या होता है ना, वो फोकस टॉपिक पर रहता है, न कि लैंग्वेज पर रहता है। तो इस वजह से वो ऑटोमेटिक फ्लो बन गया है कि वो इंग्लिश में ही लिखते चले जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो पीरियोडिक मोशन यानी आवर्ती गति क्या है। तो जब कोई पिंड, जब कोई बॉडी एक निश्चित पथ पर, ठीक है, निश्चित पथ पर निश्चित समय अंतराल में, ठीक है, आप समझ रहे होंगे, हिंदी में तो सब लोग समझ ही रहे होंगे, एक डेफिनिट पाथ पर एक डेफिनिट टाइम ऑफ इंटरवल में अपनी गति को दोहराए, तो इस प्रकार की गति को, इस टाइप के मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। सेम पाथ पर, डेफिनिट पाथ पर, डेफिनिट टाइम ऑफ इंटरवल में अगर वो अपने मोशन को रिपीट कर रहा है, तो इस तरह के मोशन को हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। उदाहरण के लिए आप देखिए, ये सन है, ये अर्थ है, तो आपको पता है कि सन के चारों ओर अर्थ घूमता रहता है, ठीक है। पृथ्वी है, ये सूरज है, कितने टाइम में घूमता रहता है, कितना टाइम लगाता है, तो पूरे 1 साल में 1 चक्कर लगा देता है। और ये उसी रास्ते पर बार बार घूमता है और उसी उतने ही टाइम में हर बार ये चक्कर पूरा भी करता है।
इसका मतलब कि ये पीरियोडिक मोशन के हर एक टर्म एंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये एक पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है। इस पीरियोडिक मोशन को कवर करने में, एक बार ये पूरा पाथ कवर करने में जितना टाइम लगता है उस टाइम को हम बोलते हैं टाइम पीरियड या पीरियोडिक टाइम। ठीक है, आवर्ती समय अंतराल, आवर्ती समय। तो पीरियोडिक टाइम कैपिटल टी से एक्सप्रेस करते हैं। अर्थ का सन के अराउंड जो पीरियोडिक टाइम है वो 1 ईयर का है, 365 डेज का है। इसी तरह से और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, जैसे सपोज कि ये अर्थ की सन की बजाय अगर ये अर्थ हो और ये अर्थ की बजाय ये मून हो, है ना। मून जो है वो अर्थ के चारों ओर घूमता रहता है और कितने टाइम में एक चक्कर पूरा करता है, 27.3 डेज में। इसका मतलब कि मून का अर्थ के चारों ओर जो मोशन है वो एक पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है जिसका पीरियोडिक टाइम 27.3 डेज है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल जो ज़्यादा जरूरी है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको पता है कि घड़ी के केस में इसमें कई सुइयाँ होती हैं, है ना। मिनट की सुई, सेकंड की, सबसे बड़ी सेकंड वाली सुई, उसके बाद मिनट की सुई, उसके बाद घंटे वाली सुई, आवर वाली सुई। तो ये सब देखिए इसी पाथ पर, हर बार इसी पाथ पर घूमते हैं और इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में ये घूमते हैं। इसका मतलब ये भी पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है। इसमें जो सेकंड वाली सुई है उसका जो पीरियोडिक टाइम होता है वो पूरा 60 सेकेंड होता है, यानी कि 1 मिनट होता है। ठीक है, जो मिनट वाली सुई होती है उसका जो है ना, जो मिनट वाली सुई होती है उसका जो पीरियोडिक टाइम होता है वो होता है पूरा कितना होगा, 60 मिनट, या इसी को आप 1 आवर बोल सकते हैं। और जो आवर वाली सुई होती है, घंटे वाली जो सुई होती है, उसका जो पीरियोडिक टाइम होता है, अक्सर फ्लो में क्या करते हैं लोग कि कितने टाइम में चक्कर लगाता है, तो अक्सर निकल के आता है आंसर 24 आवर। लेकिन एक दिन में कितने घंटे होते हैं ये थोड़ी पूछ रहे हैं, हम तो ये पूछ रहे हैं कि एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो इस घड़ी में सिर्फ 12 तक लिखा हुआ है, 12 घंटे का ही मेजरमेंट इसमें है, तो इसका मतलब कि एक चक्कर पूरा करने में 12 घंटे लगेंगे। तो जो आवर वाली सुई है उसका जो पीरियोडिक टाइम है वो 12 घंटे है। ये ध्यान रखना है आपको, न्यूमेरिकल में जब भी मिनट वाली, सेकंड वाली और घंटे वाली सुई की बात आती है तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये रहा आपका पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन में बहुत ही बारीक सा एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है आप यहां पर समझ लीजिए, इसको हमको हटाना ही पड़ेगा। देखिए, पीरियोडिक मोशन में सिर्फ इतना बोला गया कि पाथ वही होना चाहिए और उतने ही टाइम में रिपीट होना चाहिए, हमेशा सेम टाइम में रिपीट होना चाहिए, तो पीरियोडिक मोशन हो जाएगा। और जो ऑसिलेटरी मोशन है उसमें क्या बोला गया, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, पाथ वही होना चाहिए, टाइम ऑफ इंटरवल भी हमेशा फिक्स रहना चाहिए, सब कुछ वो कंडीशन है जो यहां पर है। लेकिन एक चीज यहां पर है कि जो उस बॉडी का मोशन होना चाहिए वो किसी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन या किसी एक मीन पोजीशन के इधर और उधर वाली गति होनी चाहिए। इधर और उधर वाली गति का मतलब टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए, टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए। जैसे कोई बॉडी क्या करे, अगर ये एक मीन पोजीशन है, सपोज कि इधर से इधर जाए, फिर इधर से इधर आए, फिर इधर से इधर जाए, फिर इधर आए, तो ये क्या है, इस मीन पोजीशन के इधर और उधर वाली गति टू एंड फ्रो मोशन। तो जब भी ऐसा टू एंड फ्रो मोशन होता है तो इस मोशन को हम क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन या दोलनीय गति, या दोलनीय गति। तो आप देखिए कि ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन में किस बात का डिफरेंस है। इसमें भी सेम पाथ है, जो भी पाथ है वही सेम है। इसमें भी एक चक्कर पूरा करने में जो समय लग रहा है वो टाइम इंटरवल यहाँ पर भी फिक्स है, कांस्टेंट है। अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें ये कंडीशन नहीं था कि किस तरीके का मोशन होना चाहिए, सर्कुलर होना चाहिए कि किसी पॉइंट के इधर उधर होना चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि जब एक मीन पोजीशन एक फिक्स पॉइंट के इधर और उधर वाला मोशन होगा तभी हम उसको ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर सपोज कि यहाँ से ये इधर जाए और फिर उधर से लौट कर यहाँ पर आए, फिर इधर जाए और फिर लौट कर इधर आए, इस तरह के मोशन को हम बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन। और ये जो मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन, माध्य स्थिति, मीन पोजीशन के किसी भी एक तरफ जो पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ये है, ये है, ये है, सब डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो मीन पोजीशन के किसी भी एक और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलेंगे,
एम्पलीट्यूड, क्या बोलते हैं इसको, एम्पलीट्यूड। और आप देखिए कि यहां से जहां से ये पार्टिकल चला था मीन पोजीशन में, वहां से एक छोर पर गया, दोबारा वहां पर आया, फिर दूसरे छोर पर गया, फिर वहां पर आया। यानी कि मीन पोजीशन से जब वो चले तो दोनों छोरों को, दोनों इंड्स को टच करते हुए जब फिर से वो अपनी कंडीशन में आ जाए, अपनी पोजीशन में आ जाए, इसको पूरे को हम बोलते हैं एक ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन का मतलब पता होना चाहिए, मतलब जहां से वो चला है वहीं पर आना चाहिए। तो वहीं पर तो यहां पर भी पहुंच गया था, जहां से चला था वहीं पर फिर आ गया था, लेकिन ये सिर्फ एक इंड को टच कर पाया था, दूसरा इंड रह गया था। तो पार्टिकल जहां से भी आप मेजरमेंट नोट कर रहे हैं, जैसे आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे अपने ग्रेजुएशन के दौरान, पीजी के दौरान, तो जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन काउंट करना होता है, लोग पूछते हैं सर कहाँ से काउंट करें, मीन पोजीशन से करें कि इस एक्सट्रीम पोजीशन से कि उस एक्सट्रीम पोजीशन से, आप कहीं से भी करिए, लेकिन जहां से आप स्टार्ट करेंगे वहां पर वो दोबारा पहुंचना चाहिए, और जो भी दोनों एक्सट्रीम कंडीशंस हो सकती हैं वो पूरा टच करने के बाद। तो अगर आप यहां से काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो यहां पर ये दोबारा यहां तो आ गया, लेकिन अभी ये वाला पॉइंट टच नहीं हुआ है, तो यहां पर भी होते हुए जब यहां पर आएगा तो इसको बोलेंगे एक ऑसिलेशन। अगर आप यहां से काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो यहां से यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, उसके बाद यहां पर आएगा। अब देखिए ये दोनों इंड पर टच करते हुए यहां पर आ गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया अब एक ऑसिलेशन। तो अगर आप यहां से ऑसिलेशन काउंट करेंगे तो यहीं पर पूरा हो जाएगा, यहां से काउंट करेंगे तो ये अभी यहां तक और खींचना पड़ेगा, ठीक। और एक ऑसिलेशन को पूरा करने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। इसको पीरियोडिक टाइम या इसको पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बोलते हैं। ये जो एम्पलीट्यूड है यहां पर एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, जब ये एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बहुत कम होता है, व्हेन ए इज वेरी वेरी स्मॉल, तो ऑसिलेटरी मोशन को ही हम वाइब्रेटरी मोशन भी बोलते हैं। वाइब्रेटरी मोशन, देखिए ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन में कोई बहुत डिफरेंस नहीं है, सारे टर्म एंड कंडीशंस वही हैं, बट ये नॉमेनक्लेचर कब यूज होता है, ये नॉमेनक्लेचर कब लिखा जाता है। तो यही बात है कि जब ज़्यादा इसका मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ज़्यादा होता है तो वाइब्रेटरी ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे, और जब एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कम होता है तो उसको वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं। जैसे मोबाइल जो है वो वाइब्रेट करता है, क्योंकि उसका जो ऑसिलेशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं, टेबल पर रखा हुआ मोबाइल ये ऊपर गया ये नीचे गया ऐसा नहीं होता, वहीं पर वाइब्रेट करता है। इसी तरह से कोई जो मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी मटेरियल के, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका भी जो वाइब्रेशन होता है वो बहुत ही कम होता है। ऐसा नहीं है कि दीवार में जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं, वो वाइब्रेट करते करते बाहर आ गए, है ना, तो उसको हम ऑसिलेटरी मोशन ना बोल के वाइब्रेटरी मोशन बोल सकते हैं, ठीक। तो ये एक स्पेशल केस है इसका। अब ये तो ठीक है, आप समझ गए कि ऑसिलेटरी, वाइब्रेटरी, पीरियोडिक सब समझ गए। अब यहां पर एक बात आती है कि क्या हर एक ऑसिलेटरी मोशन को हम पीरियोडिक मोशन बोल सकते हैं, या हर एक पीरियोडिक मोशन को ऑसिलेटरी मोशन बोल सकते हैं। तो देखिए, अगर हम इसमें देखें कि पीरियोडिक मोशन की कंडीशन को, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, सेम पाथ पर चल रहा है, सेम पाथ पर चल रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उस पाथ पर अपने मोशन को रिपीट कर रहा है, इसका मतलब ये पीरियोडिक मोशन बोला जा सकता है। लेकिन क्या वो सन के चारों ओर अर्थ का जो मोशन है, क्या वो ऑसिलेटरी मोशन बोला जा सकता है? नहीं बोला जा सकता, क्योंकि वो किसी मीन पोजीशन के इधर और उधर टू एंड फ्रो मोशन नहीं कर रहा, वो तो सर्कुलर मोशन कर रहा था। यानी हर एक ऑसिलेटरी मोशन को पीरियोडिक मोशन बोल सकते हैं, लेकिन हर पीरियोडिक मोशन को ऑसिलेटरी मोशन नहीं बोल सकते। और वेन डायग्राम के हिसाब से बहुत ही आसानी से ये बात समझ में आती है। इसके पहले भी आपने ये चीज़ सीख रखा होगा कि जो स्क्वायर होता है, हर एक स्क्वायर को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं, लेकिन हर एक रेक्टेंगल को हम स्क्वायर नहीं बोल सकते। अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, स्क्वायर वो सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है जो रेक्टेंगल होने के लिए जरूरी है, तो स्क्वायर को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं। लेकिन रेक्टेंगल वो सारे कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता जिसको हम स्क्वायर बोल सके, इस वजह से इस तरीके से आप इसको बनाते हैं। इसी तरीके से आपने पढ़ा होगा ओर और मिनरल्स, मतलब खनिज और अयस्क के बारे में। तो जो मिनरल या खनिज होते हैं, उस खनिज में भी कुछ ऐसे खनिज होते हैं जिनसे हम सस्ते में और आसानी से उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए हमने वो खनिज निकाला है। तो ऐसे खनिज को, ऐसे मिनरल को हम ओर या अयस्क बोलते हैं। यानी जो ओर या अयस्क है वो खनिज का ही एक पार्ट है, लेकिन खनिज के हर एक पार्ट को, हर खनिज को हम ओर नहीं बोल सकते।
तो इसको याद करने के लिए आप कैसे बोलते हैं, और हर एक और मिनरल है लेकिन हर एक मिनरल और नहीं है। ठीक, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा। बिल्कुल वैसे ही उसी पैटर्न पर अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाएं पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन का, तो हर एक ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन बोला जा सकता है, लेकिन हर एक पीरियोडिक मोशन को ऑसिलेटरी मोशन नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये बातें आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, वेव एंड ऑसिलेशन में ये क्वेश्चन पूछने लायक है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पीरियोडिक मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, इनके बीच में जो संबंध हो सकता है वो आपने देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और एनर्जी के कौन कौन से फार्मूले हैं। देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है वो ऑसिलेटरी मोशन का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। यानी द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे डिफाइन है, तो देखिए जब कोई पार्टिकल इस तरीके से ऑसिलेटरी मोशन करे, जैसा कि आपने पीछे ऑसिलेटरी मोशन का तरीका देख लिया, और एग्जाम्पल में क्या आता है, सिंपल पेंडुलम का मोशन या स्प्रिंग के साथ जो ब्लॉक होता है उसका हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल मोशन, टू एंड फ्रो मोशन जहां पर भी हो रहा होता है वो ऑसिलेटरी मोशन में है। बट वो ऑसिलेटरी कब सिंपल हार्मोनिक मोशन बनेगा, इसकी कंडीशन देखिए। सपोज कि ये कोई पेंडुलम है और इस पेंडुलम को आप अपने मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं। तो जब इसको आप डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं तो वो इस तरीके के पाथ पर, यानी इस मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन करने लगता है। तो इसका मतलब ये ऑसिलेटरी मोशन है। लेकिन ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कब बनेगा, तो इसकी कंडीशन ये है कि इसका ये जो ऑसिलेशन होना चाहिए ये कम होना चाहिए, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कम होना चाहिए। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कम होने से इसका ये जो पाथ है वो लगभग क्या दिखेगा आपको, स्ट्रेट लाइन। तो ऑसिलेटरी मोशन में जब कोई पार्टिकल स्ट्रेट पाथ पर चलता हो तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। इसके साथ ही साथ यानी कि एक तो कंडीशन ये हो गया कि उसका जो एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए वो कम, ऑसिलेशन जो है वो कम होना चाहिए, जिससे वो पार्टिकल स्ट्रेट पाथ पर चले। और वो लगभग कितना होना चाहिए, तो 5 डिग्री से कम होता है। ये जो एंगल है ना, ये 5 डिग्री से अगर कम है तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। दूसरा, इस पार्टिकल पर जिसको आपने डिस्प्लेस किया उस पार्टिकल पर हमेशा एक रीस्टोरिंग फोर्स लगना चाहिए, जिसका डायरेक्शन हमेशा किधर हो, मीन पोजीशन की ओर। रीस्टोरिंग फोर्स लगना चाहिए जिसका डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की ओर हो। यानी कि इस पार्टिकल को जब आप इधर कर रहे हैं तो इस पर रीस्टोरिंग फोर्स इसको मीन पोजीशन में लाने की कोशिश करे। इस पार्टिकल को जब आप इधर डिस्प्लेस कर रहे हैं तो रीस्टोरिंग फोर्स इसको मीन पोजीशन में इधर लाने की कोशिश करे। रीस्टोरिंग का मतलब जो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है और पार्टिकल को उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने की कोशिश करता है। तो अगर इस पार्टिकल को हम डिस्प्लेस इधर करेंगे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने के लिए इस मोशन के, इस डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा दैट इज रीस्टोरिंग फोर्स। इधर आप डिस्प्लेस करेंगे तो वो रीस्टोरिंग फोर्स इधर लगेगा। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए ये कंडीशन भी जरूरी होता है। एक और कंडीशन होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए, कोई भी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन करने के लिए ये जरूरी होता है, केस नंबर 3, कि पार्टिकल का जो एक्सीलरेशन हो, इसका जो एक्सीलरेशन हो वो डिस्प्लेसमेंट के, पार्टिकल का एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो। ठीक है, इसका मतलब यही है कि एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, मतलब जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़े वैसे वैसे एक्सीलरेशन भी बढ़े, लेकिन जो इसका डायरेक्शन हो वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो अगर आप पार्टिकल को इधर डिस्प्लेस कर रहे हैं तो एक्सीलरेशन इधर काम करे। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस होते हैं किसी भी ऑसिलेटरी मोशन के सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए। ठीक, अब इसके बाद हम देखिए यहाँ पर ये डिस्कस करने वाले हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक और तरीके से अगर हम डिफाइन करें
in the form of projection of circular motion, as the projection of circular motion। जैसे देखिए आप, ये सर्कुलर मोशन अगर है, सर्कुलर पाथ है, ये एक डायमीटर है, ये दूसरा डायमीटर है, ये सेंटर है, दिस इज ए एंड ए डैश, दिस इज बी एंड बी डैश, या तो इसको ऐसे नाम रखिए आप, ए एंड बी रखिए, ठीक, और इसको ए डैश बी डैश रखिए। और सपोज कि कोई पार्टिकल यहां से स्टार्ट करता है और टी टाइम के बाद यहां पर पहुंच जाता है, टी टाइम के बाद उस पार्टिकल को हम पी बोल रहे हैं, और वो पार्टिकल सेंटर के साथ एक एंगल बना रहा है जिसको हम बोल रहे हैं फाई, ठीक है। तो जब ये पार्टिकल इस पॉइंट बी से इधर ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे जाएगा और बी डैश तक पहुंचेगा, तो आप देखिए कि हर एक पॉइंट पर इस पार्टिकल का जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा, जैसे यहां से फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमने नॉर्मल डाला तो यहां पर पहुंचा, यहां पर अगर जाएंगे तो नॉर्मल डालेंगे यहां पर पहुंचेगा, इससे पहले नॉर्मल यहां पर होगा। तो जैसे जैसे ये पार्टिकल जो है पी वो पॉइंट बी से बी डैश की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे उसका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, यहाँ पर रहता तो यहाँ पर परपेंडिकुलर मिलेगा, यहाँ पर रहेगा तो यहाँ परपेंडिकुलर मिलेगा, यहाँ गया तो यहाँ मिल गया, तो वैसे वैसे इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट ओ से बी डैश की ओर जा रहा है। यानी आप ये कह सकते हैं, इसके अगर हम करेस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक डायग्राम बनाएं, ये मीन पोजीशन ओ के लिए है, ये वाली लाइन के लिए, सपोज ए बी के लिए, ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट बी ओ है, तो जैसे जैसे ये पार्टिकल इधर जा रहा है वैसे वैसे इसका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो ऊपर बी डैश की ओर जा रहा है। तो ये हम इस तरह से दिखा रहे हैं, सपोज कि ये बी डैश है जहाँ तक ये पार्टिकल का फुट ऑफ परपेंडिकुलर पहुँच गया। अब जब ये पार्टिकल यहाँ से दोबारा से पॉइंट बी पर पहुँचेगा तो इसका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो भी ओ की तरफ पहुँचेगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसके बाद जब पार्टिकल बी से नीचे की तरफ जाएगा, यानी ए डैश की तरफ, जब पार्टिकल नीचे की तरफ जाएगा तो इसका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो लगातार ओ से ए डैश की ओर, यानी नीचे की तरफ जाएगा, ओ से ए डैश की ओर। सपोज कि दिस इज ए डैश, यहाँ पर ये ए डैश है, और फिर से जब ये पार्टिकल वापस पॉइंट बी पर पहुंचेगा तो इसका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो फिर से पॉइंट ओ पर पहुंच जाएगा, यानी इस तरीके से ये यहाँ पर लौट जाएगा। तो आप देखिए कि जैसे जैसे ये पार्टिकल पॉइंट बी से ऊपर फिर नीचे इस तरीके से मोशन कर रहा है, तो पार्टिकल तो सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है, लेकिन उस पार्टिकल का प्रोजेक्शन, इस सर्कुलर पाथ का प्रोजेक्शन या उस पार्टिकल का फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये इस मीन पोजीशन ए बी से ऊपर नीचे टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो सर्कुलर मोशन के प्रोजेक्शन के रूप में होता है, या सर्कुलर पाथ पर घूमते हुए पार्टिकल का फुट ऑफ परपेंडिकुलर, किसी भी डायमीटर पर जो उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, ठीक है। तो ये उसका ग्राफ बन गया, और किसी भी एक तरफ जो उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसी को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो अगर इस सर्किल का रेडियस ए है तो यही इतना पॉसिबल इधर भी है और इतना पॉसिबल इधर भी है, तो मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है या एम्पलीट्यूड है वो इस सर्कुलर पाथ के रेडियस के इक्वल है। एक ऑसिलेशन पूरा करने में जो टाइम लगता है उस टाइम को हम टाइम पीरियड बोल सकते हैं या पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बोल सकते हैं। दूसरी बात यह कि पार्टिकल का आप एम्पलीट्यूड समझ गए, इसके साथ ही साथ एक टर्म आता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि ये जो टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस जो बन रहे हैं, जैसे यहाँ से देखिए ये एक ऑसिलेशन है, तो एक ऑसिलेशन पूरा करने में जो टाइम लगा वो तो टी है, लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है कि एक ही सेकेंड में ऐसे कई ऑसिलेशंस पूरे हों। तो अगर एक सेकेंड में एक से ज़्यादा ऑसिलेशंस हो रहे हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड को हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, और उसको n से एक्सप्रेस करेंगे। इस फ्रीक्वेंसी और इस पीरियड ऑफ ऑसिलेशन के बीच में एक रिलेशन है, n इज इक्वल टू 1/t, ठीक है। और आप इससे पहले ये पढ़ चुके हैं कि t इज इक्वल टू 2π/ω, तो यहां से आप t की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू आ जाए, अच्छा t की वैल्यू आप यहां रख दीजिए, तो n की वैल्यू आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, n इक्वल टू 1/t, और t का ये वाला फार्मूला लिखेंगे तो ओमेगा ऊपर चला जाएगा तो ω/2π आ जाएगा। तो ये फार्मूला आप याद कर सकते हैं, और t की वैल्यू आप जानते हैं किस तरीके से कौन से केस में लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक टर्म और है, फेज, आप समझ लीजिए फेज क्या होता है, फिर हम फार्मूले पर आते हैं, फिर हम इक्वेशंस पर आते हैं। एक टर्म होता है फेज, जो ये बताता है कि पार्टिकल
किस पोजीशन में है और उसका डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट किधर है। डायरेक्शन और पोजीशन बताने के लिए जिस वेरिएबल को, जिस क्वांटिटी को हम यूज़ करते हैं उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं फेज। डायरेक्शन एंड पोजीशन बताने के लिए जिस क्वांटिटी का हम यूज़ करते हैं, जिसकी हेल्प लेते हैं, उसको हम फेज बोलते हैं। तो अब देखिए जैसे ये पार्टिकल है यहाँ पर है, तो इसकी पोजीशन को बताने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसकी पोजीशन बताने के लिए या तो हम इस एंगल का हेल्प लें, इस एंगल से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसकी पोजीशन को बता सकते हैं। पार्टिकल वहाँ पर है, मीन पोजीशन के साथ इतना एंगल बना रहा है। जब ये पार्टिकल यहाँ पर पहुँच जाएगा तो कितना एंगल हो जाएगा 90, और जब एक बार यहाँ पहुँच के वापस लौट के यहाँ पर आएगा तो 90 जाने में 90 आने में टोटल 180, और इसके बाद फिर जब इधर से और 90 इधर नीचे चला जाएगा तो 270, और फाइनली जब लौट के यहाँ पर आएगा एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के बाद तो कितना हो जाएगा 360। तो आप ये कह सकते हैं कि पूरे एक ऑसिलेशन में जो ये फेज है, जो ये एंगल है, वो कितना बनता है मीन पोजीशन के साथ। पार्टिकल ने कितना टोटल एंगल कवर किया है 360 डिग्री का, और टाइम जो लगता है वो टाइम क्या है t। तो पार्टिकल, सपोज कि अगर हम आपसे करें कि पार्टिकल के लिए जो एंगल की वैल्यू है वो 180 है, तो आप बता सकते हैं इसका मतलब कि पार्टिकल मीन पोजीशन से एक बार ऊपर गया होगा, फिर यहाँ से फिर दोबारा यहाँ पर आया होगा। ये 180 का केस हो गया। इसी चीज़ को बताने के लिए हम ये भी तो बता सकते हैं कि पूरा जितना भी टाइम ऑफ ऑसिलेशन है उसका आधा टाइम उसने कवर किया है। तो टाइम ऑफ ऑसिलेशन, एक टाइम पीरियड, एक पीरियोडिक टाइम में वो पूरा एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है। अगर वो आधा कंप्लीट किया है इसका मतलब t/2 टाइम हुआ होगा। तो इस पोजीशन को, इस कंडीशन को बताने के लिए हम एंगल की भी हेल्प ले सकते हैं और ये जो पीरियोडिक टाइम है इसकी भी हेल्प ले सकते हैं। तो आप इसीलिए ये याद रखिए कि फेज के रूप में हम फाई की भी फाई को भी यूज़ कर सकते हैं और टाइम पीरियड को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन किस केस में कैसे यूज़ किया जाएगा, कितना लिखा जाएगा, इसके लिए हम देखिए यहाँ पर ग्राफ बनाने जा रहे हैं। ग्राफ बनाने जा रहे हैं पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट और इस टाइम पीरियड के बीच में, और एंगल के फॉर्म में भी आपको दिखाएंगे कि किस केस में कितना एंगल बोला जा सकता है। सपोज कि ये डिस्प्लेसमेंट है और ये मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन ऊपर की तरफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट a, नीचे की तरफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट -a। माइनस का मतलब कि डायरेक्शन मीन पोजीशन से एक बार ऊपर की बात चल रही है, एक बार नीचे की बात चल रही है, और ये मैक्सिमम है यानी ये एम्पलीट्यूड है। तो जब ये पार्टिकल पॉइंट B से पॉइंट B' तक पहुँचेगा यानी कि 0 से मैक्सिमम में पहुँचेगा, फिर उसके बाद लौट कर आएगा तो फिर इस मीन पोजीशन पर आ गया यानी यहाँ आ गया। फिर उसके बाद जब नीचे की तरफ जाएगा तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया अलग डायरेक्शन में, और फिर से जब लौट के यहाँ पर पहुँचेगा तो ये देखिए पॉइंट B पर पहुँच गया। तो पार्टिकल जब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा तो उसका टाइम और एम्पलीट्यूड के रिस्पेक्ट में जो ग्राफ मिलेगा वो इस तरह का मिलेगा। और ये जो ग्राफ होता है ये साइन कर्व, इसको साइनसोइडल कर्व बोलते हैं, साइनसोइडल कर्व। ठीक है, साइन थीटा का जैसा ग्राफ होता है ये उस टाइप का ग्राफ है, इसलिए इसको साइनसोइडल कर्व बोलते हैं। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद सेम चीज रिपीट होगी, फिर से वो पार्टिकल वहां जाएगा, फिर से लौटेगा, फिर इधर आएगा, फिर लौटेगा। तो यही जो ग्राफ है, यही जो वेव फॉर्म इसको बोलते हैं वेव फॉर्म, यही वेव फॉर्म रिपीट होगा इस तरीके से। और आप देखिए कि ये जब मैक्सिमम था तो किस कंडीशन में वो मैक्सिमम था। सबसे पहली बार जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो कब हुआ है, जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पर गया है, तब मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था ये। और ये जहाँ पर गया है वो पूरे इसके ऑसिलेशन का 1/4 है। पूरा जो इसका ऑसिलेशन हो सकता है उसका 1/4 है ये, यानी ये कंडीशन है ना। ये वाला जो कंडीशन है वो यहाँ मीन पोजीशन से यहाँ पर है। तो पूरा अगर ये एक ऑसिलेशन है तो उसका ये 1/4 है। तो यहाँ पर जब पहुँचेगा 1/4 है, इसका मतलब जो टाइम होगा वो t/4 होगा। फिर जब लौट के मीन पोजीशन में आएगा तो टाइम कितना होगा, पूरे ऑसिलेशन का आधा है, मतलब आधा टाइम लगेगा, t/2 होगा। इसी तरीके से फिर से जब यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा तो जो ये 1/4 था उतना ही तो और बढ़ा है, 1/4, 1/4 और 1/4, मतलब t/4, t/4, t/4। तो आप इस वाले पॉइंट को क्या बोल सकते हैं, 3t/4। और जब फाइनली ये एक ऑसिलेशन पूरा हो जाएगा तो ये हो गया t, और उसी को आप 4t/4 बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप क्या करिएगा, ये हमेशा t/4 के फॉर्म में आप याद रखिए। t/4 1/4, आधा में 2t/4, 2t/4 को ही t/2 बोल रहे हैं। इसके बाद में
3t/4, एक और चौथाई बढ़ेंगे तो 4t/4, जिसको t बोल रहे हैं। इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, ये कौन सी कंडीशन है, कौन सा टाइम है, ये 5t/4, ये क्या है 6t/4। 6t/4 का मतलब 3t/2 बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और इसके बाद ये क्या है, ये है 7t/4, 7t/4, ये है 8t/4 दैट इज 2t। मतलब 2 टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद देखिए 2 ऑसिलेशन पूरे हो जाएंगे। यहाँ पर एक ऑसिलेशन है यहाँ तक, और इसी तरीके से ये दूसरा ऑसिलेशन 2 टाइम पीरियड, एक और ऑसिलेशन पूरा होगा तो 3 टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ हो गया, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है टाइम के रिस्पेक्ट में ये ग्राफ हो गया। बाकी इसी तरीके से आप अगर ये जो टाइम पीरियड के फॉर्म में लिख रहे हैं, इसको आप फाई के फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं तो देखिए, जब पूरे एक चक्कर में आप ये कह रहे हैं कि पूरे एक चक्कर में 360 डिग्री, पूरे एक चक्कर में 360 डिग्री ये घूम रहा है, तो इसका मतलब आधे चक्कर में 180 होगा, और एक चौथाई में कितना होगा 90। यहाँ से यहाँ तक 90, वापस आया फिर 90, यहाँ गया फिर से 90, लौट के आया फिर से 90, 4 बार 90 है पूरे एक ऑसिलेशन में। इसका मतलब कि एक चौथाई में जो एंगल बन रहा है, जो फेज है वो 90 है, यानी π/2। तो अगर ये इतना π/2 हुआ तो ये 2π/2 होगा, और 2π/2 को हम पाई बोल सकते हैं। अगला कितना होगा, ये 3π/2 होगा। अगला क्या होगा 4π/2, जिसको हम 2π बोल सकते हैं। तो चाहे आप उसको t बोलिए, चाहे उसको आप 2π बोलिए, 2π ये रेडियन में हम लिख रहे हैं। इससे दोनों से मीनिंग यही निकलेगा कि पार्टिकल ने एक ऑसिलेशन पूरा कर लिया है। चाहे आप 3t/4 बोलिए, चाहे आप 3π/2 बोलिए, इससे पता चलेगा कि पार्टिकल ने अपने पूरे ऑसिलेशन का 3/4 कंप्लीट कर लिया, 3/4 पूरा कर लिया है। चाहे आप t/2 बोलिए, चाहे आप पाई बोलिए, इससे ये कंफर्म होगा कि पार्टिकल ने अभी अपना सिर्फ आधा ऑसिलेशन पूरा किया है। चाहे आप t/4 बोलिए, चाहे आप π/2 बोलिए, इससे पता चलेगा कि पार्टिकल ने सिर्फ अपना 1/4 ऑसिलेशन पूरा किया है। यानी कि पार्टिकल की सिचुएशन को, कंडीशन को बताने के लिए आप t के फॉर्म में भी बोल सकते हैं, पाई के भी फॉर्म में बोल सकते हैं। इसीलिए ये t और ये फाई दोनों एंगल और ये टाइम पीरियड, ये दोनों के दोनों फेज बोले जाते हैं। इन्हीं को फेज बोलते हैं, हिंदी में कला कहते हैं, ठीक है। तो इसका हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं किसके करस्पॉन्डिंग कितना है फेज। तो t/, कहाँ से स्टार्ट करें, t/4 से स्टार्ट करते हैं। तो t/4 पे कितना है π/2, फिर t/4 के बाद t/4 और जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 2t/4, जिसको हम t/2 बोलते हैं, मतलब आधा। तो ये π/2 एक और π/2 हो जाएगा, यानी 2π/2, जिसको हम पाई बोल रहे हैं, है ना। इसी तरीके से 2t/4 के बाद 3t/4 होगा, और यहाँ पर π/2, 2π/2, 3π/2। नेक्स्ट यहाँ पर कितना आ जाएगा 3t/4 के बाद 4t/4, जिसको हम t बोलते हैं, और यहाँ पर कितना आ जाएगा π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2, यानी कि 2π हो जाएगा, एंड सो ऑन। इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये हम t के लिए हमने बोला है, और ये हमने फाई के लिए बोला। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। ये दोनों को बोलते क्या है, एक शब्द में फेज बोलते हैं। क्या बताता है, पार्टिकल का पोजीशन, पार्टिकल का डायरेक्शन। ये क्या है, ये हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करने का काइनामेटिकल तरीका लिया था, जिसमें हम कह सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, तो सर्कुलर मोशन का जो प्रोजेक्शन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। आप ये भी कह सकते हैं कि सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल का जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। क्लियर है। चलिए, तो ये सारा कुछ नोट करिए। अब हम इनके फार्मूले के ऊपर डिस्कस करेंगे। देखिए, तो अगर हम ये सर्कुलर मोशन में ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का यही डिफिनीशन लेते हैं, ये सेंटर O है, सपोज ये पार्टिकल यहाँ पर है P, तो इस पार्टिकल का जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा उसका ये पॉइंट अगर सपोज N है, ये O से लेकर यानी मीन पोजीशन से लेकर जो डिस्प्लेसमेंट है वो है y। तो डिस्प्लेसमेंट y के लिए जो हम इक्वेशन लिखते हैं y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाई y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। लेकिन ध्यान रहे आपको एक बात और, कि अगर लिखा हुआ है x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t, तो ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का ही डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देखिए कि आप यहां से जो पार्टिकल को इधर या इधर मूव करा रहे थे, तो जो उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर था आप y एक्सिस पर ले रहे थे।
अगर आप पार्टिकल को इस तरीके से मूव कराएं इधर से इधर और उसका फूट आप परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर लें तो इस तरीके का इक्वेशन आएगा। तो कई बार क्या होता है कि ऑप्शन में ये भी दिया रहता है तो लोग हमेशा याद यही रखे रहते हैं, तो उनको लगता है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। तो ये बिल्कुल सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हो सकता है। दूसरी बात ये कि हमने ये कहा थोड़ी देर पहले आपसे कि ये जो पार्टिकल यहाँ पॉइंट पी पर है वो इसका ये फेज है फाई, इसको फेज बोलते हैं, और टी टाइम पर, यानी पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया था टी टाइम पर यहाँ पहुँचा है। यानी जब पार्टिकल ने स्टार्ट किया था, टाइमिंग जब हम काउंट करना स्टार्ट किए थे तो पार्टिकल का फेज 0 था। तो ऐसे में हमने लिखा y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। लेकिन अगर जब पार्टिकल स्टार्ट करे वो तभी यहां पर हो, उसके बाद वो टाइम काउंट करना स्टार्ट करे, यानी ये t इक्वल टू 0 वाली स्थिति हो, t वाली स्थिति नहीं बल्कि t इक्वल टू 0 वाली स्थिति हो। इसके पहले t इक्वल टू 0 यहां पर था और यहां पर t की कुछ वैल्यू थी। लेकिन अगर पार्टिकल यहां से स्टार्ट करे और जब स्टार्ट करे तभी कुछ वो फेज बना चुकी है मीन पोजीशन के साथ, कुछ उसका एंगल है, तो इसको हम बोलते हैं इनिशियल फेज। और ऐसे केस में ये जो फार्मूला है वो चेंज होके लिखा जाएगा y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, जहां पर ये क्या है, यही है आपका इनिशियल फेज। इनिशियल फेज का मतलब जब टाइम काउंट करना स्टार्ट किए तभी वो पार्टिकल मीन पोजीशन से कुछ एंगल बना चुकी थी। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये सबसे जनरल इक्वेशन हो गया सिंपल हार्मोनिक मोशन के डिस्प्लेसमेंट के लिए। इसको आपको याद रखना है। यहाँ पर ए आप समझ रहे हैं, ए इज द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और वाई क्या है, वाई डिस्प्लेसमेंट है जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। देखिए टाइम के अकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ था तो फूट ऑफ परपेंडिकुलर यहीं पर था, ये आगे गया तो फूट ऑफ परपेंडिकुलर भी आगे गया, ये और आगे गया तो फूट ऑफ परपेंडिकुलर भी आगे गया। तो जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे फूट ऑफ परपेंडिकुलर भी उसका भी डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। तो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई डिस्प्लेसमेंट का। वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो सर्कुलर पाथ पर आप जानते हैं वेलोसिटी हमेशा ये इस तरह से टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी को u से अगर एक्सप्रेस करें तो u इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जहाँ पर a मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड है और y इंस्टेंटेनियस किसी टाइम t पर डिस्प्लेसमेंट है, और ये एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। और आप यहाँ पर देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो हमने आपको एक कंडीशन बताया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन जो डायरेक्शन होता है वो जस्ट अपोजिट होता है। जस्ट अपोजिट यानी हमेशा मीन पोजीशन की ओर। तो यहीं से ये पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और नेगेटिव का मतलब जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो कोई भी मोशन को अगर आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव करना होता है तो आप इसी इक्वेशन को प्रूव करते हैं। किसी भी केस में, जैसे कि अर्थ में अगर एक कोई इमेजिनरी टनल बना दिया जाए और उसमें कोई पार्टिकल डाल दिया जाए तो उसका मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा कि नहीं, ये पता करने के लिए उसका इक्वेशन निकालते हैं, और उसका इक्वेशन जो निकालते हैं उससे अगर हम एक्सेलरेशन निकालें और वो एक्सेलरेशन इस टाइप का आ जाए, किस टाइप का, कि एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अगर इस टाइप की कंडीशन मिल गई तो आप कह सकते हैं कि वो जो मोशन था वो कैसा मोशन था, सिंपल हार्मोनिक मोशन था। ठीक है, और एक चीज़ और यहाँ पर देखिए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो टाइम पीरियड का फार्मूला है, एक ऑसिलेशन पूरा करने का जो फार्मूला है, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट L अपान जी। इसको अगर लैंग्वेज में लिखा जाए तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L, मतलब यहाँ पर इसको आप कह सकते हैं दिस इज डिस्प्लेसमेंट, और अपान में g का मतलब यहाँ पर क्या है, ये एक्सेलरेशन। तो ये एक जनरल फार्मूला है। जैसे सिंपल पेंडुलम का केस आप लेते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन में सिंपल पेंडुलम जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जांपल है। तो उसका जो मोशन है उसका टाइम पीरियड आप अगर पता करना चाहते हैं कि कितने टाइम में एक ऑसिलेशन पूरा होगा, उसके लिए आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि लास्ट में हमने हेडिंग डाला हुआ सिंपल पेंडुलम, यहाँ पर आएंगे तो इन बातों को भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा और कौन कौन से सिंपल पेंडुलम के केस हैं जिनके टाइम पीरियड का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। लास्ट है अब यहाँ पर फार्मूला एनर्जी का, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर एनर्जी के बारे में डिस्कस करें और इसका ग्राफ भी देखेंगे। ठीक है, चलिए हो गया ये एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन।
देखिए कोई भी पार्टिकल जब सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, अगर हम सिंपल पेंडुलम से इसको समझें, ये पार्टिकल जब सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो इस मीन पोजीशन से इधर जाता है, फिर इधर आता है, फिर वापस जाता है, इस तरह से वो चलता है। तो जब भी ये मोशन कर रहा है तो आप जान रहे हैं कि इसके ऊपर हमेशा एक रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है जो इसको हमेशा मीन पोजीशन में लाने की कोशिश करता है। जब पार्टिकल इधर जा रहा है तो रीस्टोरिंग फोर्स इधर, जब पार्टिकल इधर जा रहा है तो रीस्टोरिंग फोर्स इधर। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि इस पार्टिकल पर, सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए पार्टिकल पर हमेशा एक रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है। और फोर्स लग रहा है इसका मतलब आप पोटेंशियल एनर्जी की बात कर सकते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी होती है, और कितनी होती है, U इज इक्वल टू हाफ m वाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये है पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले पार्टिकल के लिए। और मोशन कर रहा है, मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी, और वो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू हाफ m वेलोसिटी का स्क्वायर, और वेलोसिटी का फार्मूला ऑलरेडी आपने देखा, U इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ से आप अगर इसकी वैल्यू रख देते हैं स्क्वायर करके तो क्या हो जाएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। और अगर इन दोनों को आप प्लस कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो आपको मिल जाएगा टोटल एनर्जी के लिए फार्मूला। और टोटल एनर्जी E इक्वल टू कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। और आप देखिए कि जो ये टर्म आया है वो जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के साथ सेम टर्म मिलेगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या मिलेगा फाइनली, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और इसमें से हर एक चीज़ कांस्टेंट है। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए बॉडी की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता है। टाइम बदलेगा तो डिस्प्लेसमेंट बदलेगा, और डिस्प्लेसमेंट बदलेगा तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी भी बदलेगी। लेकिन इन दोनों का जो सम आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है। इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी भले ही बदलेंगे लेकिन दोनों का जो सम होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग। तो इसका एक ग्राफ अगर हम बनाएं, यहाँ पर इसकी एनर्जी के लिए एक ग्राफ बनाएं तो इस तरह का ग्राफ मिलेगा जैसा आपने पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के लिए, कि कोई भी बॉडी जब ऊपर जाती है तो उसकी पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, लेकिन स्पीड कम होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी घटती है। फिर नीचे आते समय क्या होता है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है हाइट कम होने से, लेकिन स्पीड बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और दोनों का जो सम होता है वो कांस्टेंट होता है। तो जिस टाइप का उसका ग्राफ था उसी टाइप का ये भी ग्राफ आप बना सकते हैं। जैसे देखिए, सपोज कि ये मीन पोजीशन दिखा रहे हैं, एक साइड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ए, दूसरे साइड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ए पेंडुलम के लिए, है ना। मान लीजिए इधर से इधर ये ए था, इधर भी ये ए था, इधर इसको प्लस बोल रहे हैं तो इसको माइनस। तो मीन पोजीशन से जब इस साइड पार्टिकल जाता है, यहाँ पर पहुँचता है, तो उसकी स्पीड तो सबसे कम हो जाती है, जीरो हो जाती है, तभी वो लौटना स्टार्ट करता है। और आप यहाँ से भी देख लीजिए, अच्छा जब यहाँ पर पार्टिकल पहुँचेगा इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे, तो वाई की सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगी। वाई मतलब डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा होगा, और जब डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। यानी इस पोजीशन में और इस पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ हम यहाँ दिखाएंगे वो इस पोजीशन और इस पोजीशन में मैक्सिमम होना चाहिए, और इस पोजीशन में जीरो, क्योंकि इस पोजीशन में वाई की वैल्यू जीरो होगी। तो ये जो ग्राफ खींचेंगे इस तरीके का, ये ग्राफ, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ हमने खींच लिया। और आप देखिए कि ये हर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है। मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं, जैसे जैसे इधर जा रहे हैं वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी का कर्व ऊपर जा रहा है, मतलब एनर्जी, ये ऊपर एनर्जी को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, वैसे वैसे एनर्जी बढ़ रही है। इधर भी जैसे जैसे जा रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी बढ़ रही है। इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पर पहुंचने के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो, यहाँ पर भी जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि इस पोजीशन पर y इज इक्वल टू ए, डिस्प्लेसमेंट जो है वो एम्पलीट्यूड के इक्वल हो गया, तो y इक्वल टू ए रखेंगे तो ये पूरा जीरो होने का मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ पर आप रखेंगे जीरो, और y की वैल्यू जीरो रखने का मतलब ये टर्म मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है,
तो यानी इस पोजीशन और इस पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल नहीं रहेगा और यहाँ पर सबसे ज़्यादा रहेगा। तो इसका जो ग्राफ बनाएंगे काइनेटिक एनर्जी का, वो इसका एक्सट्रीम पोजीशन ये है और यहाँ पर सबसे नीचे, इसी पॉइंट पर सबसे नीचे, यानी ये ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी, ठीक। और ये जो ग्राफ है ये यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन जाएगी। इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल, ये देखिए ये किसका ग्राफ है, ये पोटेंशियल एनर्जी का है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये काइनेटिक एनर्जी का है जो एक्सट्रीम पोजीशन में 0 है और मिड पॉइंट पर मैक्सिमम है, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों वेरी हो रहे हैं, लेकिन दोनों का जो सम है वो कांस्टेंट है। ये जो लाइन है वो टोटल एनर्जी को बता रहा है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेसिस पर ये ग्राफ आपको मिलता है। सिंपल पेंडुलम जब सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का जो ग्राफ है वो ये है, ठीक है। चलिए ये इतना कंप्लीट हो गया, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का ही एग्जांपल है स्प्रिंग का मोशन, मोशन ऑफ स्प्रिंग। देखिए कोई भी स्प्रिंग जब हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग हो और उसमें कोई ब्लॉक बांध दें और बांधने के बाद उसको थोड़ा सा मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके छोड़ दें, सपोज कि इस तरह का है, ये कोई स्प्रिंग है और इसमें एक ब्लॉक को ऐसे बांध करके, ये इसका मीन पोजीशन है, इसको थोड़ा सा अगर डिस्प्लेस करके छोड़ दिया जाए तो वो ऐसे ऐसे मोशन करता है, यानी इस मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन करता है। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जांपल है। एक और, अगर आप इस तरीके का कोई स्प्रिंग लेते हैं और इसमें कोई ब्लॉक ऐसे बांध देते हैं तो इसके वेट की वजह से थोड़ा सा इसका लेंथ बढ़ जाएगा, लेकिन ये मीन पोजीशन में इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, यहीं रुका रहेगा। इसके बाद भी अगर आप इसको डिस्प्लेस करते हैं और डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं तो ये फिर से यहाँ पर ऐसे 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 मोशन करेगा, यानी ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। तो ये जो स्प्रिंग का एग्जाम्पल है और जो पीछे आपने पेंडुलम का एग्जाम्पल देखा, वो सब सिंपल हार्मोनिक मोशन के एग्जाम्पल्स हैं। तो जो स्प्रिंग यहाँ पर होते हैं, किसी भी स्प्रिंग की अगर हम बात करें तो हर एक स्प्रिंग का अपना एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, हर एक स्प्रिंग का अपना एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, या इसी को और एक नाम देते हैं फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। और जब आप इसको डिस्प्लेस करते हैं इस डायरेक्शन में तो इसमें स्प्रिंग में अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, रीस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा अपोजिट लगता है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग इस स्प्रिंग में जो रीस्टोरिंग, इधर अगर आप इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं तो रीस्टोरिंग फोर्स इधर, इसको अगर आप कंप्रेस कर रहे हैं तो रीस्टोरिंग फोर्स इधर। तो जो भी रीस्टोरिंग फोर्स यहां पर लगता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, यानी माइनस के साथ में, और यहां पर के और एक्स। एक तो आप ये फार्मूला याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ किसी भी स्प्रिंग के लिए रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ के इंटू एक्स, जहां पर एक्स क्या है, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स कौन सा है, ये रीस्टोरिंग फोर्स है, माइनस इसी बात को बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट के जस्ट अपोजिट फोर्स है, और ये जो के है इसका नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। क्लियर? तो कोई भी स्प्रिंग जब सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो रीस्टोरिंग फोर्स का फार्मूला हुक्स लॉ से आप लिखते हैं। लेकिन कई बार सवाल किस पर आता है कि ये जो हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग है, ये जो वर्टिकल स्प्रिंग है, इसमें जैसे एक और स्प्रिंग लगा दिया जाए, या दो स्प्रिंग के बीच में इस ब्लॉक को बांध दिया जाए, या दो स्प्रिंग एक साथ उसके बाद ये ब्लॉक को लगाया जाए, तो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होते हैं स्प्रिंग और ब्लॉक के, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल केसेस में। और हर केस में फार्मूले में जो के होता है उसके लिए इक्वेशन चेंज हो जाती है, एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर इस कंडीशन में ये है तो इसके टाइम पीरियड का फार्मूला आपको बता दें। जैसे सिंपल पेंडुलम के केस में टाइम पीरियड का फार्मूला T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपान जी, जहाँ पर L क्या होता है, इस सिंपल पेंडुलम की ये जो लेंथ है ये, और G आप समझ रहे हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का ये फार्मूला। लेकिन इस तरीके का जब स्प्रिंग का केस आता है तो इसके लिए फार्मूला होता है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट M अपान के। यहाँ पर M अपान के, जहाँ पर M क्या है, इस ब्लॉक का मास है, और K क्या है, K इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है। और इन दोनों रिलेशन से आप ये कह सकते हैं कि M अपान के किसकी जगह पर है, L अपान जी की जगह पर, ठीक है। और यहाँ से ये क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एम जी इज इक्वल टू के एल, ठीक है। एल जी इज इक्वल टू
के एल। तो यहाँ पर इस फार्मूले को और इस फार्मूले को आप याद रखिएगा, कई बार जरूरत पड़ जाती है इनको आपस में एम अपान के और एल अपान जी से अगर यूज करेंगे तो ये रिलेशन की भी जरूरत पड़ती है आपको। तो अभी हम लोग आगे यही देखने वाले हैं कि जो स्प्रिंग होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इसके डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में टाइम पीरियड का फार्मूला कैसे चेंज होता है। देखिए, तो अगर हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग की हम बात करें और वर्टिकल स्प्रिंग की बात करें तो ये 3 केसेस पॉसिबल हैं। केस नंबर 1, जब सिंगल हॉरिजॉन्टल या सिंगल हॉरिजॉन्टल या सिंगल वर्टिकल स्प्रिंग हो तो टाइम पीरियड के लिए फार्मूला जो यूज होगा वो T = 2 पाई √m/k। दोनों में फार्मूला एकदम सेम है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल का केस हो चाहे वर्टिकल का, लेकिन सिंगल स्प्रिंग के केस में ये फार्मूला हम लिख रहे हैं और यही जनरल फार्मूला भी है। बस आगे क्या होगा कि जब हम स्प्रिंग चेंज करेंगे, स्प्रिंग का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे तो ये जो इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट है यही चेंज हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल केस में अगर 2 स्प्रिंग ऐसे लगाने के बाद, सीरीज में लगाने के बाद तब ये मास को रखा जाए तो जो यहाँ पर के रखा जाएगा फार्मूले में, ये जो फार्मूला यूज होगा T = 2 पाई, इसी तरीके से रहेगा m/k। लेकिन जो k रहेगा उस k को कैसे लिखा जाएगा, तो K1 K2/K1 + K2, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और अगर ऐसा किया जाए कि दोनों स्प्रिंग के बीच में उस ब्लॉक को रख दिया जाए तो सिंपल सा K = K1 + K2। ठीक, तो हॉरिजॉन्टल के केस में आप एक ये फार्मूला और एक ये फार्मूला ध्यान रखेंगे और ये भी ध्यान रखना है कि किस कंडीशन में। तो अगर पहले दोनों स्प्रिंग है फिर ये ब्लॉक है तो सीरीज टाइप का रिजल्ट आ रहा है, और दोनों स्प्रिंग के बीच में ब्लॉक को है तो ये ये पैरेलल टाइप का रिजल्ट आया था। यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है रेजिस्टेंस का, उस टाइप का रिजल्ट है। वर्टिकल में आएंगे तो वर्टिकल में देखिए, वर्टिकल में अगर दोनों स्प्रिंग के बीच में हो या दोनों स्प्रिंग एक साथ लगाने के बाद इसको जोड़ दिया जाए, ये दोनों सिचुएशन में, इन दोनों ही सिचुएशन में जो टाइम पीरियड का फार्मूला निकलेगा उसमें जो K यूज करेंगे वो K1 + K2 यूज करेंगे। तो जो हॉरिजॉन्टल में यहाँ पर जो सिचुएशन है, देखिए अगर इसको मिलाएंगे तो इससे ये मैच कर रहा है, इससे डायग्राम मैच कर रहा है ना, दोनों स्प्रिंग है उसके बीच में ये है, दोनों स्प्रिंग है इसके बीच में है, तो रिजल्ट भी इसी तरीके से ये मैच कर रहा है। लेकिन वर्टिकल में एक और केस ये पॉसिबल था कि दोनों स्प्रिंग से एक साथ उस ब्लॉक को लटकाया जाए, तो ये भी इसी की कैटेगरी में आएगा और फार्मूला वही यूज होगा। ठीक, और जो यहाँ पर आप देखिए कि जब दोनों सीरीज में लगाने के बाद, हॉरिजॉन्टल में जब सीरीज में लगाने के बाद ब्लॉक को आपने जोड़ा था, यहाँ वर्टिकल में सीरीज में लगाने के बाद ब्लॉक को जोड़ेंगे तो काफ़ी देखिए सिमिलरिटी तो है। अगर ये चीज़ को हम उल्टा घुमा दें, इस तरह से वर्टिकल कर दें तो यही डायग्राम मिलेगा और एक्सप्रेशन भी उसी टाइप का मिल रहा है। तो इस बेसिस पर आप याद भी कर सकते हैं, यानी 2 वाला 3 से मैच कर रहा है और 3 वाला 2 से मैच कर रहा है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और सिंगल केस में तो कोई डाउट ही नहीं है, सिंगल केस में वही T = 2 पाई √m/k। एक चीज़ और यहाँ पर आप याद रखिए कि अगर ये स्प्रिंग जो है उस स्प्रिंग की लेंथ को n गुना बढ़ा दिया जाए, स्प्रिंग की लेंथ को n गुना कर दिया जाए, तो ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो 1/n गुना हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान सुनिए। अगर लेंथ को n गुना बढ़ा दिया जाए तो जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो 1/n गुना हो जाएगा, और स्प्रिंग कांस्टेंट के 1/n गुना हो जाने से जो टाइम पीरियड है वो कितना हो जाएगा, तो वो √n गुना हो जाएगा, क्योंकि T = 2 पाई √m/k। तो k की वैल्यू अगर 1/n टाइम्स हो गई है ना, k की वैल्यू अगर 1/n टाइम्स हो गई तो जो टाइम पीरियड है वो √n टाइम्स हो जाएगा। रूट में आता है फार्मूला m/k। इसी का रिवर्स भी आप देखिए कि अगर हम लेंथ बढ़ाने की बजाय लेंथ घटा दें, यानी कि कई टुकड़े कर दें, अगर हम स्प्रिंग को कई पार्ट में काट दें, तो सपोज कि हम उस स्प्रिंग के लेंथ को कट कर दें, कितने पार्ट में, n पार्ट्स में अगर हम कट कर दें, तो जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो 1/n की बजाय n गुना हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, जब लेंथ को बड़ा कर रहे थे तो फोर्स स्प्रिंग कांस्टेंट घट रहा था, जब हम लेंथ को काट के छोटा छोटा कर रहे हैं तो हर एक पार्ट का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो n गुना बढ़ जाएगा। सिंगल स्प्रिंग का जितना होता है काटने के बाद और ज़्यादा, कितना ज़्यादा, तो अगर n टुकड़े हम करेंगे तो हर एक टुकड़े का स्प्रिंग कांस्टेंट पहले वाले स्प्रिंग कांस्टेंट से n गुना बढ़ जाएगा। और इसी तरीके से फिर यहाँ पर जब t में आएंगे, अगर ये जो है n गुना बढ़ गया, n गुना हो गया, तो ये जो है कितना हो जाएगा, वो 1/√n गुना हो जाएगा। तो दोनों में से आप कोई भी एक रिजल्ट याद रखिए, क्योंकि इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं कि स्प्रिंग को काटने के बाद 5 टुकड़े में काटने के बाद नया टाइम पीरियड क्या होगा।
तो आपको देखना पड़ेगा काटने के बाद फोर्स कांस्टेंट पर, स्प्रिंग कांस्टेंट पर क्या असर पड़ता है, टाइम पीरियड पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो स्प्रिंग से रिलेटेड ढेरों सारे सवाल पूछे जा चुके हैं। कल की क्लास में जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे तो आप देखेंगे भी तो ये फार्मूले कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, डिफिनीशन वगैरह तो आपको ऑलरेडी पता होगा, हमने थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया। सिंपल हार्मोनिक मोशन में थोड़ा सा चीज़ें आई हैं, जैसे कि ये सारे फार्मूले जो इस केसेस में आए हैं, जो इनका ग्राफ था वो इंपॉर्टेंट था। सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड का फार्मूला आपने देखा। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्प्रिंग के फार्मूले के साथ साथ। अब लास्ट पॉइंट जो आज की क्लास में डिस्कस कर रहे हैं वो है सिंपल पेंडुलम। तो इसकी डिफिनीशन देखेंगे और इसके फार्मूले। देखिए सिंपल पेंडुलम में क्या होता है कि एक ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट की खास बात ये है कि बहुत ही स्मॉल होगा साइज में और हैवी होगा। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, इसका नाम है बॉब। जब एक बहुत ही छोटे और ऐसे मटेरियल का बना हो कि जो बहुत भारी हो, इसको एक स्ट्रिंग से लटका दिया जाए और स्ट्रिंग की खास बात क्या होगी कि ये इनइलास्टिक होगा, सॉरी इनएक्सटेंसिबल होगा। इनएक्सटेंसिबल मतलब कि इसकी लंबाई नहीं बढ़नी चाहिए, इस वेट को लटकाने के बाद इसकी लंबाई नहीं बढ़नी चाहिए और इसका वेट नहीं होना चाहिए, वेटलेस। तो जब एक वेटलेस और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से एक हैवी लेकिन छोटे स्फीरिकल ऑब्जेक्ट को लटकाया जाता है किसी एक बेस से, रिजिड बेस से, और इस बेस को हम क्या बोलते हैं, सस्पेंशन, निलंबन बिंदु, सस्पेंशन। ठीक है, सस्पेंशन। तो इस पूरे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। क्या बोलते हैं इसको, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम को जब मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं तो ये टू एंड फ्रो मोशन करता है इस तरीके से, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। जब सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो इसके टाइम पीरियड का फार्मूला आप ऑलरेडी भी देख चुके हैं और फिर से आप देख लीजिए, T=2π√L/g। अब इस फार्मूले में बहुत कुछ डिस्कस करने को है। सबसे पहले तो ये जो L है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। और इफेक्टिव लेंथ किसके इक्वल होगा, कई बार सवालों में आपको फंसा देता है। देखिए जो इफेक्टिव लेंथ लिया गया है वो सस्पेंशन पॉइंट से लेकर इस स्फीरिकल बॉडी के सेंटर तक लिया गया है। तो इस स्फीरिकल बॉडी के सेंटर तक की लेंथ का मतलब कि ये अगर स्ट्रिंग की लेंथ ले लें प्लस रेडियस ऑफ स्फीरिकल बॉडी, ये स्ट्रिंग की लेंथ मान लीजिए L डैश प्लस R, रेडियस इसको ऐड करेंगे तब जाके ये हमारा L आएगा। बट क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट इतना छोटा है कि इसका जो रेडियस है वो इस स्ट्रिंग की लेंथ के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। इसलिए क्वेश्चन में जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होता है उसी को हम इफेक्टिव लेंथ बोल देते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि अगर किसी क्वेश्चन में ये मेंशन है कि उस स्फीरिकल बॉडी या बॉब का जो रेडियस है वो इतना है, तो इफेक्टिव लेंथ फार्मूले में यूज होता है और इफेक्टिव लेंथ निकालने के लिए लेंथ ऑफ स्ट्रिंग प्लस रेडियस ऑफ बॉब, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब यहां से एक और चीज आप देखेंगे कि एक ऐसा भी सिंपल पेंडुलम होता है जिसका जो पीरियोडिक टाइम होता है वो 2 सेकेंड। अगर T=2 सेकेंड हो जाए तो ऐसे सिंपल पेंडुलम का नाम है सेकेंड पेंडुलम। अब सेकेंड का मतलब कि मिनट के साथ वाला जो सेकेंड आता है वो नहीं, सेकेंड का मतलब कि सेकेंड, ये सेकेंड है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेकेंड। तो सेकेंड पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो 2 सेकेंड होता है। और आप देखिए यहाँ पर जैसे ही आप 2 सेकेंड करेंगे तो L की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो सेकेंड पेंडुलम की लेंथ कई बार पूछी जाती है, तो या तो आप कैलकुलेट करके बताइए या तो आप इसको याद ही रखिए, क्योंकि ये अपने आप में एक स्पेशल चीज़ हो गई। कितना आता है कैलकुलेशन के बाद, 0.99 मीटर, जिसको हम लगभग 1 मीटर कह सकते हैं। तो सेकेंड पेंडुलम की जो लेंथ होती है वो 1 मीटर होती है, इसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है। और ये किसी भी नॉर्मल सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं आप कि सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का जो फार्मूला है वो इस बॉब के मास पर डिपेंड नहीं करता। मतलब कि मास इसका कम हो या ज़्यादा हो, वो जो टाइम लगाएगा एक ऑसिलेशन पूरा करने में उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सपोज कि कोई एक बच्चा है जो झूला ऐसे ऐसे झूल रहा है, तो झूला जो है वो सिंपल पेंडुलम के जैसा हो गया। तो जो लड़का झूला झूल रहा है, अगर कोई और आदमी उसी के ऊपर बैठ जाए आकर,
तो क्या उसके टाइम पीरियड पर कोई फर्क पड़ेगा? एक ऑसिलेशन पूरा करने में जितना टाइम पहले लग रहा था क्या उतना लगेगा, कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा? तो आप देखिए कि मास से तो कोई लेना देना है नहीं, मास से कोई लेना देना है नहीं, तो टाइम पीरियड पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर एक झूला झूलते हुए झूले पर कोई और आके बैठ जाए तो उसके बैठने से टाइम पीरियड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि अगर वो झूला झूलता हुआ जो भी व्यक्ति है अगर वो उठ जाए, खड़ा हो जाए, तो उस सस्पेंशन पॉइंट से और जब वो खड़ा हो जाएगा तो उसकी बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ऊपर उठ जाएगा, है ना। जो भी व्यक्ति है उसके बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर उठ जाएगा उसके खड़े होने से, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही सस्पेंशन पॉइंट के बीच का ये लेंथ लिया जाता है। तो अगर झूला झूलते हुए कोई व्यक्ति जो झूले पर झूल रहा है वो खड़ा हो जाए तो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर उठ जाती है, यानी आप कह सकते हैं इफेक्टिव लेंथ कम हो जाएगा। इफेक्टिव लेंथ कम हो जाने से क्या होगा, टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा। टाइम पीरियड कम होने का मतलब झूला और तेज चलने लगेगा। तो अगर आप झूला झूल रहे हैं तो आप उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप खड़े हो जाएंगे तो तेज चलेगा, बैठ जाएंगे तो धीरे धीरे चलेगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड आपके कंट्रोल में है। लेंथ एल की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करेंगे खड़े या बैठने से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ऊपर नीचे होगी, इफेक्टिव लेंथ चेंज होगा तो टाइम पीरियड भी चेंज होगा। टाइम पीरियड चेंज होने का मतलब स्पीड कम ज़्यादा होगी, ठीक है। एक तो ये सवाल हो गया सिंपल पेंडुलम में। दूसरी बात, इस फार्मूले से देखने पर आपको ये लग रहा है कि लेंथ की वैल्यू अगर हम इनफाइनाइट रख दें, लेंथ की वैल्यू, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर देखिए कि लेंथ के साथ साथ जी पर भी तो इफेक्ट पड़ता है, लेंथ के साथ साथ जी का भी इफेक्ट पड़ता है सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का। तो जहाँ पर जी की वैल्यू डिक्रीज होगी वहाँ पर टी की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जहाँ जी डिक्रीज होगा वहाँ टी इंक्रीज होगा, और टी के इंक्रीज होने का मतलब कि ये ऑसिलेशन पूरा करने में टाइम ज़्यादा लग रहा है, मतलब स्लो हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अर्थ के सरफेस से ऊपर, पहाड़ों पर, माउंट एवरेस्ट पर या खदानों में अंदर जाने के बाद जो पेंडुलम वाली घड़ी होती है उस पर क्या असर पड़ता है। तो ऊपर आप जाएंगे चाहे नीचे जाएंगे, मैकेनिक्स में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जी की वैल्यू हमेशा डिक्रीज होती है। अर्थ के सरफेस से ऊपर या अंदर जाने पर जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो जी की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो टी की वैल्यू इंक्रीज होगी, और टी की वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब कि जो पेंडुलम वॉच है वो क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा, लेजी हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि पहाड़ों पर या खदानों में जाने पर जो पेंडुलम वाली घड़ी होती है वो सुस्त हो जाती है। तो सुस्त होने का मतलब कि टाइम पीरियड बढ़ जाता है, धीरे धीरे चलता है वो। तो टाइम पीरियड क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि जी की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात ये, झूले वाला एग्जांपल तो आप समझ ही गए, लेंथ के ऊपर डिपेंड था। इसके अलावा जी से ही रिलेटेड आप जानते हैं कि अर्थ के सेंटर पर और जो लिफ्ट होता है उस लिफ्ट की डोरी टूट जाने पर और आर्टिफिशियल सैटेलाइट में, इन तीनों जगहों पर वेटलेसनेस का कंडीशन होता है ना। वेटलेसनेस हमने पढ़ा दिया है, तो इस कंडीशन के बारे में हम बहुत कुछ नहीं डिस्कस करने वाले हैं। आप मैकेनिक्स के लेक्चर्स में जाकर सैटेलाइट वाले टॉपिक में देख सकते हैं। तो वेटलेसनेस की 3 जगह पर कंडीशन आती है। एक तो अर्थ के सेंटर पर जी इक्वल टू 0, एक तो कोई जो लिफ्ट है वो नीचे जा रहा हो एक नॉर्मल एक्सीलरेशन से और अचानक डोरी टूट जाए तब जी इक्वल टू 0, और एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट में जब आप घूमते हैं वहां पर जी इक्वल टू 0, आपको अपना वेट फील नहीं होता। तो इन तीनों कंडीशन में वेटलेसनेस की कंडीशन होती है W इक्वल टू 0, यानी कि आप कह सकते हैं G इज इक्वल टू 0। और इन तीनों ही कंडीशन में जब G की वैल्यू 0 रखेंगे तो T की वैल्यू क्या होगी, T की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट। मतलब कि जो पेंडुलम है वो इनफाइनाइट टाइम में एक ऑसिलेशन पूरा करेगा, इनफाइनाइट टाइम में ऑसिलेशन पूरा करेगा। दैट मीन्स ऑसिलेशन दिखेगा ही नहीं, आपको लगेगा ही नहीं कि ऑसिलेशन हो रहा है। तो जो पेंडुलम वॉच होती है वो 3 जगहों पर काम नहीं करती है, और वो कौन कौन सी जगह हैं। एक तो वेटलेसनेस, तीनों जो वेटलेसनेस की कंडीशन है, जैसे कि इस क्या बोलते हैं, लिफ्ट की डोरी टूट जाने पर, अर्थ के सेंटर पर, आर्टिफिशियल सैटेलाइट में, इन 3 जगहों पर अगर आप पेंडुलम वॉच लेकर जाते हैं तो टाइम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो जो पेंडुलम है वो ऑसिलेट नहीं करेगा, टाइम आपको मूव होता हुआ नहीं दिखेगा, चेंज होता हुआ नहीं दिखेगा, ठीक। एक तो ये हुआ। इसके अलावा यहाँ लेंथ से रिलेटेड एक पॉइंट और मिस हो रहा था। इस फार्मूले से ये दिखता है कि L अगर इन्फिनिटी को टेंड करे तो T भी इन्फिनिटी को टेंड करेगा। मतलब अगर इन्फिनिटी लेंथ का, इनफाइनाइट लेंथ का कोई सिंपल पेंडुलम ले लें इनफाइनाइट लेंथ का, तो उसका टाइम पीरियड भी इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत बात है, ठीक है।
तो ध्यान रखिएगा, इनफाइनाइट लेंथ का जो सिंपल पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड इनफाइनाइट नहीं होता। यानी कि मैक्सिमम जो भी इनफाइनाइट लेंथ का पेंडुलम आप इमेजिन कर सकते हैं उसका जो टाइम पीरियड होता है उसका फार्मूला है T = 2π√RE/g। इसका डेरिवेशन होता है जो आपको करने की जरूरत यहाँ नहीं है। तो इनफाइनाइट लेंथ वाले पेंडुलम का टाइम पीरियड फिक्स है और वो कितना है, वो है 84.6 मिनट। ध्यान रखिएगा, इस फार्मूले से ये आपको लग रहा है कि L इनफाइनाइट होने पर T इनफाइनाइट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इनफाइनाइट लेंथ वाले पेंडुलम का टाइम पीरियड फिक्स होता है, इससे ज़्यादा टाइम पीरियड किसी भी पेंडुलम का नहीं हो सकता, 84.6 मिनट। ठीक, और एक चीज़ और यहाँ पर देख लीजिए आप, लास्ट है ये, अर्थ अगर है और अर्थ में एक इमेजिनरी टनल आप खोद दीजिए, अर्थ में उसके सेंटर से या कहीं से भी पास होते हुए कोई भी इमेजिनरी टनल आप बनाइए, उसमें जब कोई पार्टिकल को डालते हैं तो वो पार्टिकल नीचे नहीं गिरता है बल्कि इसी मीन पोजीशन के ऊपर और नीचे टू एंड फ्रो मोशन यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। ठीक है, तो अर्थ के केस में भी टाइम पीरियड का जो फार्मूला है वो यही है, क्योंकि ये एक इनफाइनाइट पेंडुलम की तरह, ये इनफाइनाइट, इसका इतना बड़ा रेडियस है तो ये इनफाइनाइट पेंडुलम ही माना जाएगा। तो अर्थ के सेंटर या कहीं से भी पास होता हुआ अगर ऊपर से एकदम नीचे तक कोई टनल बना दिया जाए तो ये एक इनफाइनाइट पेंडुलम की तरह काम करेगा। यानी इसका जो टाइम पीरियड होगा वो 84.6 मिनट होगा। फार्मूला क्या होता है, T = 2π√R/RE/g, जहां पर RE रेडियस ऑफ अर्थ पता है आपको 6400 किलोमीटर है, और जो G है उसकी वैल्यू भी आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर रख के जब कैलकुलेट करते हैं तो T की वैल्यू कितनी आती है, 84.6 मिनट। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट आपने देखा सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड। सिर्फ फार्मूला आपको नहीं देखना है सिंपल पेंडुलम का कि T = 2π√L/g, उस फार्मूले में आपको ये भी देखना है कि लेंथ से रिलेटेड दो फैक्टर, कि झूला झूलते हुए कोई ऊपर नीचे यानी उठता बैठता है तो इफेक्टिव लेंथ बदलने से टाइम पीरियड बदलता है। दूसरा, लेंथ इन्फिनिटी होने से टाइम पीरियड इन्फिनिटी ऐसा लग रहा है लेकिन ऐसा नहीं होता है, मैक्सिमम टाइम पीरियड 84.6 मिनट होता है। ऐसे पेंडुलम को इनफाइनाइट पेंडुलम बोलते हैं, जो कि अर्थ के केस में यही देखने को मिलता है। और इसका फार्मूला यही था, T = 2π, L की जगह पर RE/g। तीसरी चीज आप मास से एसोसिएट कर सकते हैं, मास पर डिपेंड नहीं करता है, तो झूला झूलते हुए कोई भी उस पर आके बैठ जाए, उठ जाए, उतर जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता टाइम पीरियड पर, वो उसी स्पीड से चलता रहेगा। और तीसरी चीज आप G से कनेक्ट कर सकते हैं, तो G की वैल्यू जहां पर डिक्रीज होगी वहां T की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो आप जानते हैं कि अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने पर भी नीचे जाने पर भी G डिक्रीज होता है, T इंक्रीज होता है, यानी कि जो पेंडुलम वॉच होगी वो सुस्त हो जाएगी, लेजी हो जाएगी, धीरे धीरे चलेगी। और वेटलेसनेस की कंडीशन में G की वैल्यू 0 होती है, और G की वैल्यू 0 होने का मतलब T की वैल्यू इनफाइनाइट, यानी T की वैल्यू इनफाइनाइट होने का मतलब जो पेंडुलम है वो ऑसिलेट ही नहीं करेगा या इनफाइनाइट टाइम में ऑसिलेट करेगा, तो पता ही नहीं चलेगा आपको कि ऑसिलेट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये आप कह सकते हैं कि वेटलेसनेस कंडीशन में अर्थ के सेंटर पर और आर्टिफिशियल सैटेलाइट में और टूटे हुए लिफ्ट की डोरी के केस में, वहाँ इन तीनों जगहों पर आपका जो पेंडुलम वॉच है वो काम नहीं करता है। ठीक है, आई होप कि ये लेक्चर आपको काफ़ी पसंद आया होगा, हमें तो काफ़ी अच्छा लगा ये पढ़ाते हुए, काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हुई यहाँ पे। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए, और किसी भी तरीके का आपको फीडबैक, कोई भी आपको डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताया करिए, क्योंकि आपका कमेंट, आपका रिस्पॉन्स, आपका जो लाइक आप जो वीडियो को करते हैं वही हमारे लिए फ्यूल है, वही हमारे लिए सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। तो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप पढ़ाई करते रहें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इसके बचे हुए टॉपिक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस।